Hey there, this is Pransh Verma and let's get started our next lecture on moving charges and magnetism. Okay, और अपन लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे आप लोग। हमने वहाँ पे एम्पियर सर्किट और लॉ पढ़ लिया था, हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड भी पढ़ लिया था, है ना। अब इस लेक्चर में हमें पढ़ना है आज और भी इम्पोर्टेंट चीज़। दो डेरिवेशन आज कंप्लीट करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। पहला डेरिवेशन होगा कि भैया एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, सेकंड वायर है उसमें भी करंट फ्लो कर रही है, तो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन, द डेरिवेशन सेकंड विल बी ऑन द टॉर्क अप्लाइड जनरेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन ए करंट कॉइल, ओके, करंट कैरिंग वायर और कॉइल बोलेंगे, वायर नहीं, ठीक है। तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आज, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, चलिए स्टार्ट। लो, पहला हमारा डेरिवेशन होगा आज का, फोर्स अप्लाइड, एक पी मिस हो गया, ओके, अप्लाइड बाय ए करंट कैरिंग वायर on another current carrying wire, ओके। आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, जो जनरली हमारे जो बिजली वाले होते हैं, ठीक है, मैकेनिक जो होते हैं बिजली के, वो जनरली बोलते हैं कि दो वायर को पास से मत ले जाओ, दो वायर को पास से मत ले जाओ, लॉस होगा, करंट का लॉस होगा, ठीक है। क्यों होता है आज वो समझ लोगे। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से वहाँ पे कुछ हीट पैदा होती है और वो लॉस बन जाती है करंट का, ठीक है। एक दूसरे पे फोर्स लगता है इसीलिए कुछ लॉस होता है वहाँ पे, ओके। आज ये चीज़ सीखने वाले हो। पहले थ्योरी लिखते हैं इसकी, थ्योरी जरूरी है। अपन लोग लेट अस कंसीडर टू वायर्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, या आप ऐसा कर लो इन्फानाइट वायर ले लो, छोड़ो उसको, छोड़ो। लेट अस कंसीडर टू वायर्स ऑफ इन्फिनिटी लेंथ इन्फानाइटली लार्ज लिख लो, हैविंग करंट I1 एंड I2, ठीक है, separated by a distance small t, okay. In order to find force applied by the first wire on the second wire, in order to find the force applied by the first wire on the second wire, let us consider Ampere circuital law. ठीक यार, कई दिन हो गए मैंने कोई मूवी नहीं देखी, बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल। हाँ जी, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ओके। राइट नाउ आई एम फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ड्यू टू दिस वायर, ओके। तो करंट में कितनी लूँगा, यहाँ पे I1 लूँगा, करंट इसकी लूँगा ना, इसकी वजह से, इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस अज्यूम एम्पियर सर्किट, सॉरी, एक एम्पीरियन लूप सर अपन लोग कंसीडर करेंगे जिसकी रेडियस कितने के इक्वल होगी, डी के इक्वल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, ओके। सो लेट्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट दिस पॉइंट। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑब्वियस सी बात है 2πd तक होगा, ओके, म्यू नॉट इंटू I1। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। This is the total magnetic field due to first wire on any point of second wire। किसी भी पॉइंट पे इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी भी पॉइंट पे ले लो,
इस पे ले लो, उस पे ले लो, उस पे ले लो, वो किसी भी पॉइंट पे ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर ऑन द सेकेंड वायर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टी। ओके ओके, याद करो एक फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, यदि याद हो तो बताओ। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जरा सोचो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर इज सेम ड्यू टू फर्स्ट वायर। सोचो जरा, वो सेम है सब पे, उतनी यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो दिस सेकेंड वायर इज अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बाय द फर्स्ट वायर। इन्हीं सेंटेंसों को डेरिवेशन में लिखना होता है, ठीक है, इन्हीं सेंटेंसेस को डेरिवेशन में लिखना होता है जो मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड वायर, नहीं तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। सेकेंड वायर इज इन द अंडर ऑफ a uniform magnetic field of first wire या magnetic field applied by first wire। फर्स्ट वायर ने जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसके अंडर में है। ओके, इसको हटाओ, जहाँ गिरेगा। सो देयर विल बी अ फोर्स, और फोर्स कितना होगा, याद करो जरा, फोर्स कितना होगा। कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में, ओके, अभी अपन लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है तो ओके, यदि ऐसा है, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, जितनी करंट उसमें फ्लो कर रही है, जितनी लेंथ उस वायर की है, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो आई एल बी। ओके, बेसिकली यहाँ पे साइन थीटा का हम फैक्टर नहीं लाएंगे क्योंकि दीज वायर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, नहीं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगी। कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, कहीं पे कम डिस्टेंस तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम। ओके, इस टाइप का भी हम डेरिवेशन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, मुझे अचानक से याद आ गया कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम और ज़्यादा होगी, हाँ होगी, एडवांस का क्वेश्चन था वो, ये एडवांस में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को हम तब सॉल्व करेंगे जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा, ठीक है। ओके, यदि आया तो मेरे सामने, यदि आया तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, यदि मेरे दिमाग में उस टाइम पे नहीं आया तो भैया राम जी की कसम कहाँ से करा दूँ, है। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कराया, सॉल्व कराए हुए हैं क्वेश्चन, बट कभी कभी याद आ जाते हैं कि भाई वो क्वेश्चन भी है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, वो कराना चाहिए, ठीक। नाउ फोर्स, दिस फोर्स इज applied by first wire on second, okay, and this wire will be I2 L, B की वैल्यू पुट करो उधर से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। L को इस तरफ नीचे भेज दो, देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाई, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर लेंथ पे, क्योंकि हमारे पास इसकी वायर की लेंथ नहीं है, कितनी वायर की लेंथ है। ओके, सो हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। ओके, सो जब भी आपको लेंथ दी हो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जस्ट डू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द वैल्यू 2 पाई टी। ओके, अब जरा एक बात करो आप लोग, मैंने तो F12 निकाला है, फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, आप निकालो फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, ड्यू टू 2 ऑन 1। आप देखोगे यू विल सी दैट कि द वैल्यू इज सेम। वाई, देखो यहाँ पे B कितना हो जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर ऑन दिस वायर कितना होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई टी, और यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, I1 L B, और B वही रखोगे, I2 आ जाएगा, I2 ही मिस था, I2 आ गया, तो फोर्स due to 1 on 2 will be equal to magnitude wise, but if I say vector wise, so there will be some change, they will be opposite to each other. F12 is always opposite to the F21, माइनस का होगा, नेगेटिव साइन आएगा दोनों में। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
मतलब ये इसको बोलेगा कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, हालांकि ऐसे नहीं होगी जैसे मैंने दिखाई भी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे अंदर जा रही होगी, इस पॉइंट पे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ओके, ऐसे, ओके ऐसे जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, मतलब क्रॉस बना दूँ यहाँ पे मैं, अंदर बनाने का मतलब क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस बनाते हुए। ओके, करंट ऊपर की ओर जा रही है। ओके, तो फोर्स कैसे वर्क करेगा सोचो जरा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर की तरफ। ओके, करंट कैसे, ओ सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हमारी करंट किस तरफ है। ओके, एक काम करो, ओके फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। हाँ जी, अब क्या करें भाई, जब नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, काम करता हूँ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे, फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ये होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तब ये लगा लो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। अब मेरे को दिमाग में आ गया ये कैसे लगाना था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, ये बहुत अच्छा सिंपल रूल है, ठीक है, इसको याद रखो। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आप परेशान हो जाते हो, आपकी उंगलियां कहाँ लगानी है, ये बहुत आसान है, ठीक है। आप देखो, आपको फिर जो अंगूठा है, थंब जो है, थंब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, और फिंगर्स को रखना है करंट की डायरेक्शन में। ओके, और जिस तरफ आपको हथेली दिख रही है उस तरफ फोर्स है। ओके, यदि ऐसे है तो ऐसे, ठीक। अब जरा देखो, इसके लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमने करंट को सेम डायरेक्शनल लिया है, यहाँ पे हमने करंट को सेम डायरेक्शनल लिया है। यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, आएगा ऐसा न्यूमेरिकल भी। ओके, इफ करंट इज फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, देन द फोर्स विल बी सेम डायरेक्शनल। उस कंडीशन में फोर्स क्या होंगे, सेम डायरेक्शन अब लगेंगे। उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे। हटाओ उसको, हटाओ। चलिए अब टॉर्क देखते हैं। इसकी थ्योरी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। हाँ जी, याद कर लो, सब पन्ने पलट लो। ओके, 10th क्लास की फिजिक्स के, वहाँ पे आपने एक डेरिवेशन किया होगा, नहीं डेरिवेशन नहीं किया होगा, जस्ट थ्योरी पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक मोटर की, या फिर पढ़ी होगी डीसी जनरेटर, दोनों में से दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। जिसको याद है वो हाथ उठाओ, मेरे को 2-3 हाथ दिख गए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस वर्ड में बहुत ध्यान दिया है हमारे इस चैप्टर में, यूनिफॉर्म बी लिख दूँ, मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में क्यों ध्यान दिया गया है इस चीज़ पे, क्योंकि EMI में इसको चेंज कर दिया गया है ना। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके ही हमने फ्लक्स चेंज किया था, है ना, एंड फ्लक्स चेंज करके हमने निकाली थी क्या, EMF, हाँ EMF निकाली थी, फैराडेज लॉ। ओके, तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखी पूरे चैप्टर में। जिसको मोटर याद आ गया होगा उसको ये फिगर याद आ गई होगी, ठीक। हमने उसमें एक कॉइल रख दिया। ओके, दिस कॉइल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर से बनाई है, और यहाँ पे एक हमने इलेक्ट्रिक स्प्लिटर लगा लिया, ठीक है, जिन पे स्लिप करेगी हमारी रॉड्स, और वहाँ पे बुश लगी होंगी, ठीक है, यहाँ पे टू जिससे ये इंसुलेटेड हो जाए। ओके, बेसिकली मैं इस डेरिवेशन में आपको कराने वाला हूँ इलेक्ट्रिक मोटर का डेरिवेशन। कंसेप्ट पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का होगा, तो स्टे ट्यून विद मी। आपको पता है N2S बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर इट इज़ अ बैटरी, सो देयर विल बी अ करंट फ्लो थ्रू दिस। एक करंट इधर से इधर से इधर से इधर से जारी होगी, हाँ या ना, यहाँ पे भी मिली हुई है ये। ओके, क्लियर है।
एक हमने डिब्बा लिया लोहे का, ओके, उस पर ऐसे ऐसे वायर लपेट दिया, टू 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 टू, ओके, एक एंड इधर ले लिया, एक एंड इधर ले लिया, ओके, इस तरीके से। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया? बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ दो, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व। तो आपको हिस्टेरेसिस कर्व बता रहा है कि सॉफ्ट आयरन कोर के लिए जो सबसे बेस्ट मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत ही उम्दा तरीके से वो रहता है मैग्नेटाइज, तो वो है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन है वो। इसीलिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का ही कोर बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की बेसिकली ये रफ आयरन होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो रफ आयरन बोलते हैं इसको, मतलब इसमें केवल और केवल आयरन होता है, ठीक है, फेरस होता है 99%। उसके अलावा और सब चीज़ें इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं 0.1% के आसपास, और उस चीज़ को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। जब इसमें इम्प्योरिटी हम बढ़ा देते हैं कार्बन की, तो वो फिर माइल्ड स्टील, फिर कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है और सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो कास्ट आयरन फिर यूज़ होता है। कास्ट आयरन आपको जनरली कहाँ यूज़ होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाने लगे, ठीक है, गटर के ढक्कन पे यूज़ होता है, क्योंकि उसकी कंप्रेसिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स झेल लेता है, टूटता नहीं है जल्दी से, और जब टूटता है तो जुड़ता नहीं। ओके, काम खत्म। मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ा दी मैंने। ध्यान से देखो यहाँ पे, आई इस तरफ फ्लो करेगी, इस तरफ टू 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 ऐसे फ्लो करती रहेगी। हाँ, मान लिया कि ये जो लेंथ है इस कोर की, इस लेंथ को मैंने मान लिया बी, और ये जो चौड़ाई है, ठीक है, इसको मान लिया मैंने ए। हमारी जो कोर है इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकती है फ्रीली, मतलब इधर भी a/2 छोड़ा मैंने और इधर भी a/2 छोड़ा। क्लियर है? ये सब चीज़ क्लियर आ रही है आपके दिमाग में? ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ज़रा बताइए मेरे को, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस वायर, केवल और केवल इस पर, फिर इस पर देखेंगे, फिर इस पर देखेंगे, फिर इस पर देखेंगे, ठीक, कितना फोर्स होगा इस पर? भाई कितनी करंट फ्लो कर रही है सर? आई कर रही है। कितनी लेंथ है इसकी सर? बी कर रही है। सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। सर एंगल कितना था? बी और बी के बीच का, इस बी और इस बी के बीच का, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे यदि चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू 90 रख सकते हैं, चाहो तो थीटा रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं चाहूँगा इस समय मेरी इच्छा यही है कि आप इन दिस कंडीशन थीटा को 90 रखो, थीटा को 90 रखो, बी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखो, ओके। सो आपको मिलेगा फोर्स। और जो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, मैंने अभी बताया कैसे रखना। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स कैसे आ रहा? मेरी तरफ। किस तरफ आ रहा? मेरी तरफ, ठीक है। तो फोर्स विल बी अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे लिख दो अपनी डायरेक्शन। इस चीज़ को याद रखना, नहीं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही करंट, कहाँ तरफ आ रहा फोर्स? किस तरफ आ रहा? ठीक, ओके। या आप बोल दो आउटवर्ड, अपवर्ड की जगह आउटवर्ड बोल दो, आउटवर्ड, ओके, क्लियर। चलिए ओके, तीसरी चीज़ देखो, ये तो फोर्स किसके लिए हुआ? पहली फोर्स हो गया। जरा आप दूसरी वायर के लिए देखो जो हॉरिजॉन्टल है, लुक एट द फोर्स फॉर हिट। इसके लिए देखो, करंट इसमें भी आई फ्लो कर रही है, इसकी लेंथ है ए, इसका बी है बी। नाउ द एंगल बिटवीन ए एंड दिस कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया ए लेंथ वेक्टर भी ऐसे ही है। देखो जरा, लेंथ और बी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वजह से कोई फोर्स ही नहीं है। इसीलिए मैं लेना चाह रहा था पहले से ही एंगल थीटा 90, क्योंकि इस कंडीशन में दिस इज 2D फिगर, ओके। आई डोंट हैव द स्मार्ट बोर्ड, ओके, टिल नाउ। तो मैं आपको यहाँ पे 3D फिगर नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैंने इनिशियल एंगल 90 ले लिया, ठीक है। इसका और इसका एंगल 90 ले लिया शुरुआत में, ओके। तो आपको बड़े आराम से समझ में आ गया, ओके। सो क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया, ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सेगमेंट के लिए भी देख लो, इनका नाम रख लो ABCD, ठीक है, ABCD। दिस इज द फोर्स फॉर किसके लिए आया? AB के लिए आया, दिस इज BC के लिए आया। नाउ CD के लिए लगाओ, फोर्स थर्ड। देखो जरा,
करंट उतनी ही फ्लो कर रही है, लेंथ इसकी बी है, कैपिटल बी है, और इस बार एंगल होगा 90, इस बार भी एंगल 90 होगा, लेकिन इस बार माइनस का 90 होगा। देखो जरा कैसे। राइट नाउ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इन डाउनवर्ड, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, देखो जरा। मैग्नेटिक फील्ड टिल नाउ ऐसी है, इसी डायरेक्शन में, अंगूठे की डायरेक्शन में, बट करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। किस तरफ जा रहा है मेरा हाथ, किस तरफ जा रहा है मेरा हाथ? इनसाइड द पिक, हमारे पेपर जो है, हमारा इनसाइड द बोर्ड। जरा इससे देख लो, फ्लेमिंग से देख लो, दोनों से देखो, दोनों से देखो, आपको प्रैक्टिस होगी। अभी आप वेस्ट कर सकते हो जितना भी करना चाहो इस टाइम, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन है ऐसे ऐसे ऐसे। देखो कहाँ लग रहा है, अंदर। हाँ, मेरा अंगूठा टूट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक। तो कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड, ओके, इनवर्ड। एक्चुअली में इस बार लेंथ वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हम एंगल यहाँ से लेते हैं, हम एंगल यहाँ से लेते हैं, तो 270 एंगल होगा। कितना एंगल होगा? 270। ये क्या बताएगा? साइन 270 की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये फोर्स नेगेटिव आएगा, इससे रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा। मतलब ये अपोजिट, ये इनवर्ड, सॉरी अपवर्ड है, आउटवर्ड है, तो ये इनवर्ड होगा, ये बताना चाहेगा। लास्ट फोर्स देख लो, डी ए F4, सबको समझ मारा होगा, 0 होगा, क्योंकि इस बार लेंथ वेक्टर ऐसे जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। लेंथ वेक्टर ए वेक्टर और बी ऐसे जाएगा। बीच का एंगल 180, साइन 180 0, साइन 180 0। क्लियर? अब इसमें टॉर्क में 4 फोर्सेज ही हमें देखने थे। अब जरा इसको ऐसे देखो, इस प्लेट को ऐसे देखो। एक फोर्स इसको कैसे अंदर ले जा रहा है, इस साइड को अंदर ले जा रहा है ना। एक फोर्स इसको बाहर लेके आ रहा है, ऐसे ही है ना। अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने, ये हमारा आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है ना। तो ये हमारा फोर्स बाहर की तरफ लेके आ रहा है, इधर को आ जा, इधर को आ जा, इधर को आ जा, है ना। और ये अंदर ले जाना चाह रहा है, अंदर जा, अंदर 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 घुस, ऐसे, ठीक। तो ये क्या करेगा? अच्छा, इस पॉइंट के अराउंड वो फिक्स है मेरी प्लेट, है ना, वो इस पॉइंट के अराउंड नहीं जा सकती आगे और पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं जा सकती। इन तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में मूव नहीं कर सकती। अब क्या होगा? ये फोर्स इसको, आपको ये वाला फोर्स ऊपर की ओर आ रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ ले जा रहा है, तो ये कैसे घूमना स्टार्ट कर देगी प्लेट? ऐसे, ओके। एज F1 एंड F3 both are opposite to each other, opposite to each other as well as equal to each other. So the net force will be 0. नेट फोर्स तो 0 रहेगा, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट द लाइन ऑफ एक्शन, इस वर्ड को बहुत रट लो अच्छे दिमाग से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। सो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? जिस लाइन के अराउंड वो लग रहा है फोर्स, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। देखो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ऐसे ऐसे नहीं लग रहे, अपोजिट तो हैं लेकिन अलग अलग जगह से, यूं, ठीक, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगी, ये डिफरेंट है, अलग है। ओके, सो देयर विल be a torque on the, मैंने क्या लिखा था? कॉइल लिखा था, कॉइल लिख लो, ऑन द कॉइल। भाई साहब, जब भी फोर्स, जब भी रट लो दिमाग में डालो भेजे में, कि when the force are opposite to each other, equal to each other and the line of action is different, तीनों चीज़ याद रखो, force are equal, force are opposite, force are line of action of the forces are different। तीनों केसेस जब होंगे तो नेट फोर्स तो 0 रहेगा बॉडी पे, बट ठीक है, यहाँ पे टॉर्क पैदा होगा, वहाँ पे
ठीक है, ड्यू टू कि भाई वो बॉडी घूम सकती है। बॉडी को घूमने का कॉज क्या है? किसी भी रोटेशनल मोशन का कॉज आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। रोटेशनल मोशन का कॉज होता है टॉर्क। कौन होता है? कॉज टॉर्क होता है। किसी को यदि डाउट है तो मैंने 11th में आपको वीडियो बना दिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा, ठीक है, 6 होगा मेरे क्या है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया है कि टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन एंड द फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ये चीज़ मैंने समझाई है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, यदि आपका मन करे, नहीं करे तो अच्छी बात है, यहीं से समझ लो। ओके, तो कॉइल में आके प्रोड्यूस होगा टॉर्क। अब टॉर्क कितने के इक्वल होगा? देखो दोनों टॉर्क सेम है, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शनल है क्या? एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं बॉडी को? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो जब नेट टॉर्क होगा वो τ1 + τ2 हो जाएगा क्या? डायरेक्टली τ1 इसका और τ2 इसका, दोनों सेम डायरेक्शनल हो जाएंगे। डायरेक्शनल सेम है तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, हाँ या ना? तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ। τ1 की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। इसी लेंथ के अराउंड तो घूमेगा, इसी लेंथ के अराउंड तो घूमेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने सर। इतनी सही बातें कैसे बोल देते हो आप सर? बस आदत पड़ी है लिख लिख के। ठीक, अब हटाऊँ मैं फिगर को, काफ़ी देर हो गई है, इतनी देर मेरी फिगर रुकती नहीं है ना? ये तो आज तक का रिकॉर्ड है। चलिए, फिगर तो मिटती ज़रूर है। चलिए देखिए अब आगे टॉर्क टाउ नेट कितना आ रहा है? फोर्स की वैल्यू रखो IBB इसकी, अरे भुवन बान की बात नहीं कर रहा मैं, यू नो बीबी की वाइंस सब लड़के तो जानते हुए जरूर होंगे। लड़के बोल रहे क्या बोल रहे सर? कौन चर? है ना? हाँ, कई लड़कियाँ बोल रही होंगी। बीबी की वाइंस एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है, IBB A/2 IBB A/2 कितना हो जाएगा ये? IBB कितना हो जाएगा ये? IBB और इंटू AB हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट है? एलसीएम ले लो, जिसको डाउट है एलसीएम ले लो, ठीक है, पता चल जाएगा। यार हाफ कितना होता है? 1 ही तो होता है यार। किसका हाफ हो रहा है? A/2 का हाफ हो रहा है तो ये हो जाएगा, है ऐड हो रहा है ना डायरेक्टली। चलिए ज़रा देखिए, अब यहाँ पे देखो टाउ नेट, ये क्या है? IB इंटू A, ये क्या है? कोर की प्लेट ऐसे थी, ये A था, ये B था, तो ये क्या हो जाएगा? B इंटू A क्या होगा? B इंटू A क्या? जल्दी सोच के बताओ यार। B इंटू A होगा एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द कॉइल, हाँ या ना? जल्दी बोल, एरिया ऑफ द कॉइल। दिस विल बी टाउ नेट, दिस इज द टॉर्क। अभी बहुत चीज़ें हैं जो बतानी है मुझे इसमें, अब हटा रहा हूँ मैं, इधर का हटाऊँगा, कुछ 2-4 चीज़ें हटा दूँ। चलिए हो जाएगा मेरे ख्याल से, इतने काम हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला आ चुका है IBA या IAB, इसको हम पढ़ेंगे IAB ठीक। यहाँ पे टाउ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। I इज़ अ करंट, A इज़ अ वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है कभी, है ना, क्योंकि कोई आया नहीं क्वेश्चन ऐसा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, मतलब ये एरिया वेक्टर है। यदि ये एक एरिया है तो एरिया ऐसे दिखेगा आपको, ओके, बट एरिया वेक्टर आप ऐसे देखोगे, एरिया वेक्टर ऐसे देखोगे, ठीक, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, हमेशा, ओके। यदि एरिया वेक्टर और बी में कोई एंगल हो तो दिस विल बी इक्वल टू IAB sin थीटा, टाउ नेट विल बी इक्वल टू IAB sin थीटा। मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दिखाई तो वेक्टर लगाना जरूरी है। क्लियर, ये सारी चीज़ें से कई सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो भी है। थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, ओके, ठीक है। चलिए अब जरा देखो यहाँ से एक चीज़ और देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए तो, लेकिन I इंटू A को देखो। अब देखो इसको अलग से एक नाम दे दिया गया, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे वहाँ पे Q इंटू 2A आता था, यहाँ पे I इंटू A आया, ओके। टॉर्क में वहाँ पे आता था Q इंटू 2A इंटू B, E, ओके। यहाँ पे आया I इंटू A इंटू B, तो I इंटू A को कुछ और नाम देना था तो इसको नाम दे दिया मैग्नेटिक मोमेंट,
और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दो, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसको बोला गया स्मॉल m, और टॉर्क का फॉर्मूला दिया क्या, एम बी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से टाउ नेट क्या दे सकते हो आप वेक्टर फॉर्म में, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दिस इज अ टाउ नेट। यार कितने फॉर्मूले हैं सर, अब ख़त्म हो गए ना, ख़त्म हो गए नहीं यार, अभी भी बचा हुआ एक फॉर्मूला। सर कितने फॉर्मूले करोगे, ठीक। अच्छा चलो नहीं बचा हुआ, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को ख़त्म कर लो यहीं से कहानी, ठीक है। और ये जो है आपका इम्पोर्टेंट चीज़ था एम बी, ठीक है, एम क्रॉस बी वेक्टर, क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। ओके, अच्छा चलो एक फॉर्मूला और ले लो यार, एक फॉर्मूला और ले लो। यदि इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ कॉइल, सर n नंबर्स ऑफ कॉइल, यदि n नंबर्स ऑफ कॉइल हैं यहाँ पे, ओके, ऐसे ऐसे लिपटी हुई है, ये तो हमने एक कॉइल के लिए किया ना, तो करंट एक कॉइल में घूम के आई। अब n कॉइल्स हैं तो n i है ना, तो हो जाएगा n इंटू आई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। दिस विल बी टॉर्क, साइन थीटा भी ले लूँ क्या, साइन थीटा, क्लियर है। बहुत घिच विच मच गई, अब मैं रुक रहा हूँ, मैं आराम करूँगा अब जाके, हाँ जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क का फंडा, है ना। तो हम कल को मिलेंगे, और कल को इसके कुछ और डेरिवेशन मेरे ख्याल से कल को ख़त्म हो जाने चाहिए इसके नहीं, कल नहीं होंगे, परसों होंगे। इसमें एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और एज वेल एज फॉर कंपटीशन पे उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से उसको समझना होगा। तो ठीक है, मैं तो बैठा हूँ समझाने के लिए, है ना, मेरा काम क्या है समझाना। तो फिर मिलते हैं, इसको अच्छे से समझ लो, यदि किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, और वीडियो को पसंद कर रहे हो तो यार लाइक वाइक कर दो, कुछ तो करो, है ना। थैंक यू एवरीवन।